अब हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सारी की सारी बातें की जाएगी इकोनॉमिक के बारे में कि भाई इंडिया की इकोनॉमिक कैसे है। यूनिट नंबर जो 14 जो बात करेगी इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, यूनिट नंबर जो 15 है इकोनॉमिक की पॉलिसी के ऊपर बात करेगी, एंड यूनिट नंबर आपकी जो 16 है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, और 17 यूनिट आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि आपका जो नेक्स्ट जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर आपका, ठीक है, ये सारी की सारी बात करता है इकोनॉमिक के बारे में। सो इस वजह से जो यूनिट नंबर 13 है कहीं ना कहीं ये बेस रहने वाला है अपकमिंग सभी यूनिट्स का। ओके, तो इसके साथ साथ हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम ही, क्योंकि आप लोगों को पता है MCQ 04 का एक बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है, 21 चैप्टर्स है, और 21 चैप्टर्स में से ये बताना कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी मुश्किल है और तुम्हारे लिए भी प्रिपरेशन करना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। सो इस वजह से अभी आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम है, सो प्रॉपर टाइम के हिसाब से धीरे धीरे करके डेली बेसिस पे एक यूनिट कीजिएगा। 21 दिनों के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना जो 13 यूनिट्स है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, ये कहीं ना कहीं जो अभी मैंने आप लोगों को बताए 14, 15, 16, 17 इन चारों यूनिट्स का बेस रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर्स। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक का ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है। देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना जरूर है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, मैं उन चीजों को भी कंसीडर करते हुए चीजों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और कोई भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए, लेक्चर कैसे लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो भी, अगर नहीं लग रहा तो भी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के फीडबैक से हम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर कर रहे हैं। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमिक आफ्टर द इंडिपेंडेंसी। इंडियन इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे इकोनॉमिक में बहुत चेंज आया। क्यों आया भाई? क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट हो गया आप लोग, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप लोग दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पहले काम कर रहे थे, ठीक है, अब दोनों अलग अलग हो रहे हो, तो ऑब्वियस है आप लोगों के रिसोर्सेज, आप लोगों की स्किल, आप लोगों के पास जो भी कैपेबिलिटीज थी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो चीजों की कमी आएगी या नहीं आएगी आप लोगों के पास। तो भारत जब आजाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि इंडिया के अंदर ना लोगों की जो कमाई है ना, पॉपुलेशन की कमाई है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको भी पूरा कर पाए। ठीक है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि बेसिक नीड्स हो गए, जैसे कि घर, जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, यहां तक ये चीजें भी हम क्या नहीं कर पा रहे थे, अरेंज नहीं कर पा रहे थे अपने लिए। राइट, सो इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर काम करना शुरू किया, इनके ऊपर प्लानिंग करनी शुरू की कि भाई किस तरीके से हम इन जो बेसिक नीड्स है लोगों को प्रोवाइड की जा सकते हैं, हम कहीं किसी और कंट्री के ऊपर बेस्ड ना हो, हम अपना खुद का प्रोडक्शन करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी मुकदमों को देखा, प्रॉब्लम्स को देखा, और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया। So at the time of the independency, the India was a poor and underdeveloped country. वो जो कि अभी भी है, ये मैं ये नहीं कह रही कि उस टाइम थी, ये अभी भी है। अभी भी हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। हम पूरे डेवलप्ड नहीं हुए जैसे कि यूएसए है। ठीक है, कंपैरिजन मोस्ट ऑफ यूएसए से ही की जाती है क्योंकि हमारी मार्केटिंग वहीं से चलती है ना। सो क्यों है अंडर डेवलप्ड कंट्री हमारी? क्योंकि यहाँ पर वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, पहली बात तो, कि वो अपनी खुद की बेसिक नीड को पूरा करें। देखो, खुद की बेसिक नीड को पूरा ही नहीं कर पा रहे तो सेविंग क्या करेंगे? सेविंग तो हो ही नहीं रही, तो सेविंग नहीं होगी तो डिपॉजिट भी नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं हो रहा तो कहीं पे वो पैसा यूज भी नहीं होगा। अब पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सभी कॉन्सेप्ट तो ना के बराबर ही है ना। तो हमारे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन होती ही नहीं थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे इतने। लो लेवल ऑफ द इनकम होने के कारण ये एक रीजन आया था। वाइड स्प्रेड ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी भी हमारी क्या है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। राइट, सो ये चीजें अक्सर मार्केट में देखी गई, इन्वायरमेंट में देखी गई। सो इस वजह से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडिया के अंदर एंटर हुआ। ये पहला फेज था जहां पर इकोनॉमिक को संभालने के बारे में
बात की गई थी, राइट। सो गवर्नमेंट ने किन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि भाई वो ग्रोथ करेंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे एंड इकोनॉमिक की जो अभी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिससे कि हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट कर सके। अच्छा, ये लाइन क्यों बोलेगी कि इंडिया एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक है? वो तो है ही है, जो मैंने अभी आप लोगों को बातें समझाई है वो यह नीचे दी गई है और ये एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं कि वाई द इंडिया एज एन अंडर डेवलप इकोनॉमिक, और इसको करेक्ट करने के लिए, इनको रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया है। सो देखते हैं कैसे क्या कुछ है। सबसे पहले रीजन क्या है, लो पर कैपिटा इनकम। पहली बात तो आप लोगों को पर कैपिटा इनकम के बारे में पता होना चाहिए, तब हम उसके सामने लो के बारे में बात कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम क्या है पूरी ओवरऑल कंट्री में। जैसे मैं ये कहूं कि हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, एज पर द स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स जितने भी हों, सबकी इनकम को जोड़ दिया जाए, ठीक है, हमारे पास जितनी भी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कह रही हूं कि हमारे पूरे इंडिया की इनकम है 1 लाख रुपए और पॉपुलेशन मैं कह रही हूं कि भाई 1000 पॉपुलेशन है। छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए कि पर कैपिटा इनकम होती क्या, ठीक है। जब मैं पॉपुलेशन को इनकम से डिवाइड कर दूंगी तो मींस कि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, 100 रुपए ऑन एन एवरेज कमा रहा है, ये होती है पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया इस केस में लो पे था, लो पे इन द सेंस बहुत ही कम पे था। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कि यूएसए, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में इंडिया तो बहुत ज्यादा नीचे की कैटेगरी में आ जाता था। तो दैट्स अ रीजन कि इंडिया को क्या कहा गया, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक है। ओके, ऑक्यूपेशन मींस कि जो मोस्ट ऑफ लोगों का जो व्यापार था वो क्या था, एग्रीकल्चर था भाई। एग्रीकल्चर के अलावा कहीं दूसरी पॉइंट पे जाते ही नहीं थे। जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अदर कॉन्सेप्ट है, उन पे हम वर्क करने के लिए रेडी नहीं थे। हम जितनी भी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो मोस्ट ऑफ क्या करती थी, एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफर करती थी कि भाई ये काम ही हमें करना चाहिए। A very large proportions of the Indian working populations depend upon the agriculture for the livelihood। और 61% हमारे वर्किंग पॉपुलेशन इसमें वर्क करती थी, मतलब 100 में से 61% जो पॉपुलेशन है यहाँ पर काम करती थी, और जो कि कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की ना नेशनल इनकम में जस्ट ओनली 28%, मीन्स की एग्रीकल्चर केवल 28% ही क्या कर रहा था, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। इस वजह से भी इंडिया पीछे था क्योंकि सारा का सारा देश कहीं एक चीज के पीछे ही काम कर रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कारण है कि जो इंडिया क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसका मेन कारण है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही थी। बढ़ती इन द सेंस कि जो आप दर देखेंगे 1961 के दौरान हमारी जो पॉपुलेशन थी 43.9 करोड़, और ये बढ़कर कहां तक चली गई है, 102.5 करोड़। ये 2001 का सेंसेक्स है और आज ये 144-45 करोड़ क्रॉस जा चुकी है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है ना, जो बर्थ रेट जिस तरीके से बढ़ रही है ना, तो डेथ रेट उस रेट से घट नहीं रही, बढ़ नहीं रही है। तो इस वजह से पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है उनको ज्यादा कंजप्शन चाहिए, उनको सर्वाइव करने के लिए। देखो उनको घर, रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए। अब भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं देश में, ठीक है, और उसके बाद तो डेफिनेटली ये चीजें आप कंट्री के अंदर, ये कहते हैं ना कि अगर घर में अगर 3 मेंबर है, ठीक है, और फैमिली मेंबर में हर बंदे की इनकम क्या है, एक बंदे की 50,000 रुपए इनकम है और बाकी के 2 बंदे क्या कर रहे हैं, बंदे इन द सेंस जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर पर्सन के हिसाब से कितना आ रहा है यहाँ पर, ये मान के चल सकते हैं 18 के 17 भी नहीं कहेंगे, 16 नहीं, हाँ 16 साढ़े 15 के हिसाब किताब से अगर बात की जाए, मीन्स की आपकी टोटल जो इनकम है ना 3 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर वहीं पर किसी पर्सन की 50,000 इनकम और उसकी फैमिली में 5 पर्सन है तो दैट मीन्स हर पर्सन के बाटे में कितने इनकम आने वाली है, 10,000 आने वाली है। तो क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आपके हिस्से में जो इनकम है जिसके थ्रू आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हो वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इनकम पॉपुलेशन ज्यादा है, इनकम एज इट इज है, तो क्या होने वाली है, कम कम इनकम क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो दैट्स अ रीजन कि इनकम पॉपुलेशन बढ़ने से आप लोगों जो हमारी इंडिया है वो अंडर डेवलप्ड क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अच्छा,
क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक का मतलब होता है कि एक लॉन्ग टाइम के दौरान परमानेंटली जब आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है, उस पॉइंट को बोला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि काफी सारी पॉपुलेशन तो है पर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। रैपिड increase the rapidly due to the rapid population's growth and limited employment opportunity, the large sections of the labor focus the remain unemployment। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गई होगी, और ये पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट की जो कगार है कंटिन्यूस रहने की प्रोसेस को क्रॉनिक बोला जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल का मतलब क्या है भाई? पैसा ही नहीं होगा तो डेफिनेटली हम कहीं पर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अपने प्रोडक्शन में हो, चाहे जीडीपी में हो, चाहे या फिर एनडीपी में हो, कहीं पर हम अपना कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर पाएंगे। और क्या आ सकता है हमारे इंडिया के अंदर वेल्थ एंड एसेट्स को प्रॉपरली, दैट मैं ये कह सकती हूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। दैट मीन्स जिन बंदों के हाथ में, मतलब कि कुछ एक सेलेक्टेड पर्संस के हाथ में ही सारा का सारा कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई कि रिचर पीपल्स बिकम द रिचर्स एंड द पुअर पीपल रिमेन द पुअर। समझ में आ रहा है? द मनी, लैंड एंड रिसोर्सेज आर नॉट शेयर फेयरली इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, जिससे कि सभी पर्सन अपनी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ये सभी चीजें संभाल गई है ना। अच्छा, पुअर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, दैट मीन्स जो एम्प्लॉई है ना, ठीक है, जो पर्सन है, जो हम ये कह सकते हैं हम जैसे और तुम्हारे जैसे लोग, जो क्या है, जो वर्कर्स हैं, उनके वो बात की जा रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर हमारा यूज किया जाता है, उनके लिए हम क्या होती है, एसेट्स होती है, तो ह्यूमन कैपिटल उन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे अंदर इतनी 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 अच्छी स्किल नहीं थी, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मीन्स की 1900 के बारे में बात की जा रही है। उस टाइम पे लोग क्या है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उनको स्किल कि कोई मतलब नहीं था, बस ये था कि भाई एक वक्त का 2 वक्त का खाना मिल जाए, दैट्स इट, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता था, पहले ही ऐसा होता था, है ना। और दूसरा बड़ा कारण है कि पुअर क्वालिटी होने का कारण कि गवर्नमेंट है ना, जो हमारी इंडिया जो है, ठीक है, वो एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर इतना बजट पास नहीं करती है जैसे कि यूएसए, कनाडा और चाइना ये सभी करते हैं। यूएसए के अंदर का डाटा दिया गया है 6% अपनी बजट का जितना अमाउंट है वो क्या करता है, 6% अब क्या करता है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेंड करता है। बट हमारा तो नहीं होता भाई, हमारा तो 4.1% है जीडीपी का, दैट्स इट। समझ में आया? अच्छा, लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स कि जब भी हम कोई सामान बनाते थे या फिर किसी को सामान बनाकर किसी को प्रोड्यूस करके देते थे, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी होती थी ना, वो आउटडेटेड होती थी। इवन आज भी है, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। हम इवन चीज़ों को सीख रहे हैं पर उतने लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जो एग्जैक्ट वो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, जिसकी वजह से हमारा जो सामान है क्या बनता है, ज़्यादा कॉस्ट लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है। ऑब्वियस है, जब चीज़ें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कॉस्ट लेगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई आपका सामान खरीदेगा नहीं। ठीक है, सो इन सभी कारणों से इंडिया को क्या बोला गया है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक बोला गया है। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया के अंदर फिर आया है कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, इट्स ओके, चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सिस्टम लेकर आते हैं। उन्होंने देखा कि देखो दूसरी कंट्री में क्या इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ कंट्रीज के अंदर क्या किया जा रहा है, केवल प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा ही पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जा रहा है, मींस कि गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल्स है वहां पर। फिर उन्होंने कुछ अदर कंट्रीज को देखा जहां पर ये देखा जा रहा है कि जहां पर टोटली गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। कहते हो ये भी उसमें भी कमी है और इसमें भी कमी है, तो इंडिया ने सोचा चलो बीच वाला रास्ता अपनाते हैं, जहां पे प्राइवेट का भी रोल होगा, जहां पे गवर्नमेंट का भी रोल होगा, मींस की मिक्स्ड इकोनॉमिक को भी हमने अडॉप्ट किया। इसलिए कहते हैं कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई करती है। आफ्टर द इंडिपेंडेंसी इंडियन लीडर्स हैड टू डिसाइड द टाइप ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, उन्होंने ये डिसाइड किया। ठीक है, तो उन्होंने काफी सारी 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जो सारी की सारी कॉन्सेप्ट जहां पर प्राइवेट ओन करती है, और मतलब कि सारा का सारा सिस्टम जैसे मैनेजमेंट, कंट्रोल, वर्किंग डिसीजन, सारी की सारी चीजें प्राइवेट लोगों के, मतलब कि यहाँ पे सरकार का कोई इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही होती है जो मेन होती है, राइट। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि आप लोगों के पास
डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों के पास काफी सारे इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें से सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहती है, कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है, क्या कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहते हैं, इन विच मोस्ट रिसोर्सेज एंड द मीन्स of the productions are owned and the controlled by the private individual and the company। आया समझ में। इकोनॉमिक डिसीजन सच एज द व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड वूम टू प्रोड्यूस, ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक में होती है। आप लोगों ने +1 क्लास में ही पढ़ा होगा, इवन MCQ 021 के अंदर इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट फर्स्ट इसी से होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये सारी के सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। कौन डिसाइड करता है इसमें, यहां पर डिसाइड होती है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मार्केट में नजर आ रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है तो हम उसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनका मेन मोटिव पता है क्या होता है, इनका मोटिव होता है भाई प्रॉफिट अर्न करना। यस एवरीवन, प्रॉफिट को कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। कम इन द सेंस कितने लेवल तक होता है कि भाई इसको रूल बना सके, रेगुलेशन बना सके, प्रोसेस बता सके, प्रोसीजर बता सके, और जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको लोगों को फॉलो करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो बता देगी, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को कौन यूज करता है, यूके, यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप। गॉट इट, जो मैंने अभी आप लोगों को पैराग्राफ में समझाया, आप इसको पॉइंट्स में भी लिखकर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हैं या फिर मॉडल बोल सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, द इन विच गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल द मेजर इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमिक। गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, वहां क्या था, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में था, यहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ऑल द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू द सेंट्रल प्लानिंग। उनका और इनका मेन मोटिव क्या होता है, क्योंकि सरकार है तो सरकार किसके बारे में सोचेगी, कहेगी कि भाई सोशल वेलफेयर करनी है, हमें लोगों के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वलिटी रखनी है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इनकम हुई या फिर हमारे पास क्या है प्रोडक्ट हुआ, एसेट्स हुए, रिसोर्सेज हुए, जो भी है हम उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम सबका विकास कर सकते हैं, है ना। क्या अक्सर आप लोगों ने नॉर्मल स्पीच में भी सुना होगा, इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। ओके जी, समझ में आया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कौन यूज करता है, इस कॉन्सेप्ट को ईस्टर्न यूरोप एंड चाइना के द्वारा इसको यूज किया जाता है। वहां पे कहते हैं ना कि सारा सरकारी ही संभालती है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है, अब इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट को रीड करने के बाद, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को रीड करने के बाद जॉन मैरियन कीन्स ने सजेस्ट किया कि भाई ना तो देखो यही पूरा ठीक है ना ही ये वाला ठीक है, मतलब कि ना कैपिटलिस्टिक ना ही सोशलिस्टिक, दोनों के में से हम क्या करने वाले हैं कि मिडल पाथ अप्लाई करने वाले, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो उस सिक्के के पहलुओं को देखते हुए हम क्या करने वाले हैं, दोनों के इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स उसको रिमूव कर दिया, इसके नेगेटिव पॉइंट है इसको भी रिमूव कर दिया, दोनों को मिलाकर हमने एक मिडल पाथ अप्लाई किया जो कि हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिक्स्ड इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ कि जो कि फीचर्स है बोथ, फीचर ऑफ द बोथ द कैपिटलिस्टिक एंड द सोशलिज्म। एक सेकेंड ज्यादा हो गया, एक सेकेंड, फीचर ऑफ द बोथ सिस्टम्स के दोनों के फीचर आते हैं, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की दोनों इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है किसी के रिगार्डिंग, ठीक है, आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो, या फिर आप लोगों को मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना इंडस्ट्री को सेटअप करने के, बाय लॉज बनाने के लिए, रूल्स रेगुलेशन, टर्म कंडीशंस, कुछ भी करना है आप लोगों को, ये दोनों अपने आप पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन करेंगे, राइट। अब यहां पर क्या होने वाला है, मिक्स्ड इकोनॉमिक में इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि भाई इकोनॉमिक की ग्रोथ करनी है। ये तो अक्सर किसका होता था, गवर्नमेंट का होता था, यस। और प्राइवेट का क्या होता था, भाई प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आनी है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा जी, देन इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट्स। अब हमारे पास यहाँ ना मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्लाई हो गया, अब स्टेट्स का क्या रोल है हमारी इकोनॉमिक्स में। स्टेट्स ने बहुत अच्छे से रोल अदा किया है, क्या क्या किया है देखो उन्होंने, उनका मेन रोल पता है क्या होता था, मतलब मेन मोटिव क्या होता था कि जो हमारे पास जो वेल्थ है ना, उस वेल्थ को लिमिटेड हाथों में नहीं रहने देना है, प्रिवेंट द वेल्थ फ्रॉम बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द फ्यू पीपल्स।
कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हम अपनी पूरी इकोनॉमी को नहीं थमा सकते। कहते हैं कि हमारे पास इक्वली ट्रीटमेंट होनी चाहिए। प्रिवेंट द एक्सप्लोटेशन ऑफ द लेबर, लेबर का एक्सप्लोटेशन ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री में स्पेसिफिक लेबर लॉ बनाया गया है, लेबर एक्ट बनाया गया है इसके लिए कि भाई लेबर से जितने घंटे काम करवाना चाहिए उतने घंटे काम करा और उसके बदले में उसको उतना ही वेतन दो। ये नहीं है काम ज्यादा करवा लिया वेतन कम दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्ट इन द सेक्टर वेयर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फोर्थ कमिंग, दैट मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर ने, मीन्स कि आपको मैं बताऊं, जब देश हमारा जब आज़ाद हुआ था तो ऑब्वियस है बहुत सारी कमियां मैंने आप लोगों को बताई, ये चीज़ें नहीं थी। अब सुधारने के लिए तो पैसा तो लगेगा, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनको प्रॉफिट कमाना होता है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए तो क्या चाहिए, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होना चाहिए उनके लिए और कम टाइम में जल्दी से रिटर्न दे दे, है ना। तो इस चीज के लिए तो डरती थी वो। तो उस टाइम पे क्या किया, जो प्राइवेट सेक्टर जिन जिन सेक्टर्स को ये कह रही थी कि नहीं नहीं हम नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा रिटर्न आने में, तो हमें यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करते, तो उन सेक्टर्स को यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने खुद वहां पर इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स को इन्होंने मूव ऑन किया, यहां पर वर्क करना स्टार्ट किया। To achieve this, state take control of the important economic resources and enter the area of the productions where the private sector is unwilling to invest, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। और वो कौन कौन से थे, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स थे, इरिगेशन एंड फ्लड जो कंट्रोल था, रेलवेज हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन। और आज आप लोग देखोगे कि यही सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रही है, रेलवे डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं इस तरफ मूव होता जा रहा है। ठीक है। ड्यू टू देयर इज अ हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग गेशंस पीरियड्स एंड लो रिटर्न्स, दीज वर डेवलप्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। तभी मतलब कि आप लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए था, ज्यादा लंबा टाइम लग रहा था, कम रिटर्न हो रही थी, तो यहाँ पर इन सेक्टर्स के ऊपर तो प्राइवेट ने तो क्या कर दिया, भाई हम तो नहीं करने वाले, तो यहाँ पर पब्लिक ने अपना कदम उठाया और यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्री में नहीं, उन्होंने बाकी अदर सेक्टर में भी अपना रोल बहुत अच्छे से अदा किया है। पब्लिक सेक्टर ने क्या, जितनी भी एसेंशियल गुड्स होती थी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स टू प्रोटेक्ट द पुअर्स एंड द वीकर सेक्शंस, फॉर द एक्सप्लोटेशंस ऑफ द ट्रेडर्स एंड द हॉकर्स, टू guide the investment in the socially useful directions, the government nationalized the bank and the insurance company, that means जो अदर जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी पब्लिक सेक्टर ने काम किया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, कि देखो एक बंदे से मैं कहूँ ना कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पढ़ाने से तुम लोगों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे, जो मैं अक्सर तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, अगर तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो तभी इस चीज़ों को यूज़ करना, इन वीडियोस लेक्चर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग से बच्चा देखते आ रहा है उन्हीं को समझ में आएगा। अब आप एकदम से बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है, जो क्वेश्चन पक्का पेपर में आएंगे वो बता। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम तो पक्का फेल होगे, ये बात ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये सच भी है ना। तो जरूरी है कि अगर आप लोगों को रिजल्ट लेना तो डेफिनेटली भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। और मेरे पढ़ाने से तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर ये बच्चे रिजल्ट को एग्जाम होने के बाद ये कहते हैं कि हमारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ। अरे फिर मैं क्या करूं भाई, तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो बताओ मुझे, मैं कुछ कर सकती हूँ? मैंने जितना करना था मैं उससे पहले कर देती हूँ, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी पढ़ने की बारी है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? इग्नू में एडमिशन लिए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम 10 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले या फिर एग्जाम से 1 दिन पहले बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उस टाइम पे, तो मतलब ऐसा होता है कि बस तुम सबको मैं बहुत अच्छी वाली सुनाऊं मैं, है। चलो, को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब सेम इस तरीके से हमारा रिलेशन भी होना चाहिए, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ डेली बेसिस पे, तुम्हें भी डेली पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर तभी हमें दोनों को सक्सेस मिलने वाली है ना। तो यहाँ पर क्या है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इस इकोनॉमिक में वर्क किया और देन फाइनली हमारे यहाँ पर ग्रोथ होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हुई। पब्लिक सेक्टर पे जो गवर्नमेंट की क्या मेन रोल था कि उन्होंने क्या बना दी, सीलिंग रूट बना दी थी। दैट मीन्स एक मैक्सिमम रूट फॉर सीलिंग प्राइस, सुना है तुम लोगों ने? मैक्सिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है कि आप मार्केट में इससे ज्यादा प्राइस लोगों से चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये थे आप लोगों के इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि हमारी थी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी,
नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर किस तरीके से वर्क है। तो सबसे पहले इनका मतलब ही क्लियर होना चाहिए भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्सर तुम लोगों को सिमिलर लग रही है, पर सिमिलर नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू द इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ध्यान रखना, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, यहां पे बात की जा रही है आउटपुट को, जस्ट आउटपुट को इंक्रीज करने के बारे में बात करते हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे को कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वॉच रखी है, मेरे को ये क्या करनी है, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, इन सबको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे क्या चाहिए भाई, इनपुट चाहिए या नहीं चाहिए। यस एवरीवन, इनपुट चाहिए। इनपुट होने के बाद इसके ऊपर प्रोसेस होएगी, प्रोसेस होने के बाद देन उसके बाद आप क्या निकल कर आएगा, आउटपुट निकल कर आएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये देखा जाता है कि हर साल कितना आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे जो क्या, या तो हम क्या बना सकते हैं, गुड्स बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। जो कि कहीं ना कहीं हम क्या कहाँ मेजर करने वाले हैं, हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में, ठीक है, नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में से मेजर की जाती है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं हुई है। क्योंकि देखो बच्चों, आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो इनपुट जरूरी होगा। इनपुट कहाँ से आएगा, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, कैपिटल, ये सारी चीजें चाहिए। अब ये आएंगी, जैसे आप लोगों को अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर बर्गर या पिज्जा का एग्जांपल दूं, मैं बर्गर वाले अंकल का लेते हैं, ठीक है। बर्गर वाले अंकल है यहाँ पर, हम ठेला बना लेते हैं, ठीक है, रेडी टाइप में, इसके 4 पैर हैं, ये मुझे ऐसा ही आता है, ठीक है। तो ये रेडी बना दिए। अब बर्गर बनाने के लिए, बर्गर आखिरी में क्या है, आउटपुट है, ठीक है। बर्गर हमारा क्या है, आउटपुट है। अब इस बर्गर को बनाने के लिए इस अंकल जी ने क्या खरीदा होगा, जो भी इनका रॉ मटेरियल है, ठीक है, इनके पास एक वर्कर है, इनको अपना अपॉइंट कर रखा है, इनको खरीदने के लिए इनको कैपिटल चाहिए। यस एवरीवन। अच्छा, जिनसे इन्होंने सामान खरीदा है, ये इनपुट आया है, तो उनकी भी तो इनकम जनरेट हुई होगी, नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे इनकम जनरेट हुई, पहले इनकी इनकम जनरेट हुई, बर्गर सेल करने के बाद बर्गर वाले अंकल की सेल इनकम जनरेट होगी, है ना। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है बेटे, कि अगर आप लोगों ने कुछ पैसे कमाए हैं ना, तो डेफिनेटली आप उसको यूज करेंगे, और जब आप यूज करते हो तो सामने वाले की इनकम होती है उस टाइम, है ना, तो आपका खर्चा होता है। फिर वही इनकम वो क्या करने वाला है, वो भी यूज करेगा, क्योंकि भाई उसके भी घर में बच्चे हैं, है ना, उनके लिए वो सामान खरीदेगा, वो अपने लिए सामान खरीदेगा। तो ये साइकिल ऐसे चलती 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 चली जाती है। तो यहाँ सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ में यही देखा जाता है कि भाई फाइनली आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आउटपुट बढ़ रहा है, दैट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी नेशनल इनकम को भी मेजर कर सकते हैं कि लोगों ने कितना कमाया है, नेशनल लेवल पर तक हम देख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम, इसकी हर बंदे की इनकम तक पहुंच सकते हैं। बताया था मैंने, टोटल इनकम कितनी है ओवरऑल नेशन की, एंड अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। अच्छा, समझ में आई, ये अपने क्या हो गया, इनपुट्स हो गए, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस किसके ऊपर करता है, हाउ मच मोर द इकोनॉमिक प्रोड्यूस, कितना ज्यादा, किस तरीके से क्या है, इकोनॉमिक में प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या बात करता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस को देखता है कि भाई पिछले साल हमारे पास क्या हुआ था, 75% हुआ था, अब की बार 78 हुआ है, नेक्स्ट ईयर 68 हुआ है। ओ रीजन समझ में आया, ये क्वांटिटेटिव नंबर्स के बारे में बात करता है, आउटपुट कितना हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क होता है ना, सेम इस तरीके से डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, केवल आउटपुट को कंसीडर नहीं करता ये भाई कंसीडर उनको भी करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मींस की पूरी इंडिया के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड है कि आपकी नेशनल इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, इकोनॉमिक की स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसे इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है नहीं हो रही है, इनइक्वालिटी भी कम हो रही है नहीं हो रही है, मींस की इक्वालिटी आ रही है नहीं आ रही है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबके ऊपर ध्यान देते हैं। इस वजह से बोला गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर है और डीपर कॉन्सेप्ट है, किससे, इकोनॉमिक ग्रोथ से, बिकॉज इट इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ को तो इंक्लूड करता है इट, बट गोज बियॉन्ड द मोर इंक्रीजिंग इन द आउटपुट, इट इन्वॉल्व द क्वालिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब कि जिनको आप
मेजर नहीं कर सकते बट फिर भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व जरूर कर लेते हो। गॉट इट? यस एवरीवन। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इरिगेशन की फैसिलिटीज हो गई है, पावर सप्लाई हो गई है, वाटर सप्लाई हो गई है, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई है, और फिनेंस के इंस्टीट्यूशंस जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एनबीएफसी हो गए, इन सब के बारे में बात की जाती है। ठीक है, यहां पर इनके डेवलपमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि हमारे पास एजुकेशन, एजुकेशन इज द मेन पॉइंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन लेते हैं, है ना। एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन अगर कोई बंदा एजुकेटेड है तो वो मतलब इंसान अच्छा होता है वो अगर उसको वाकई में एजुकेशन है तो, एजुकेटेड है तो, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों को वैसे मैंने बता दिया है। ग्रोथ किसके बारे में बात करता है? क्वांटिटी के बारे में बात करता है। और डेवलपमेंट किसके बारे में बात करता है? क्वालिटी के बारे में बात करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशंस एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया है, ठीक है, पॉवर्टी होगी, इनके ऊपर वर्क करते हैं। ओके, यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सारी की सारी किसके बारे में बात की जा रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अरे क्या हो गया? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड इन द नेशनल इनकम ग्रोथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? क्या जब से हमारा देश आजाद हुआ है, और यहाँ पे जो आपको डाटा दिया गया है 2001 तक का दिया गया, 1947 से लेकर 2001 तक का पैटर्न हमें स्टडी करना है कि नेशन के अंदर इनकम की ग्रोथ हुई है नहीं हुई है, लोगों ने अपना इनकम क्या है बढ़ाई है नहीं बढ़ाई है, किस किन सोर्सेज से बढ़ाई है, वो ये पढ़ना है, बस गो थ्रू करना है, इसको लर्न नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, बट ये क्वेश्चन तब याद होगा जब आप लोगों को नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक बार ये पहली बार तो आप लोगों को बस समझ में आएगा, याद नहीं होगा, इस वजह से कह रही थी अभी लर्न नहीं करना, अभी समझना है, फिर उसको दोबारा से रिवाइज करना है, फिर उसको याद करना है। ठीक है, तो ट्रेंड भी आते हैं एग्जाम में। ओके, तो नेशनल इनकम ट्रेंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट एंड इकोनॉमिक इज ग्रोइंग एंड हाउ दैट द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेक्टर एंड द रीजन। ये इकोनॉमिक ट्रेंड का मतलब यही होता है कि जैसे कहते हैं ना कि आज जैसे मैं ड्रेसेस का एग्जांपल लेती हूँ, आप लोगों को सबको पता है जो ड्रेसेस है वो अलग अलग फॉर्म में पैटर्न में आई हुई है। जैसे कि मैं कहूँ कि जब सबसे पहले अगर बात की जाए ना, तो पहले नॉर्मल जीन्स चलती थी, है ना। फिर उसके बाद काफ़ी सारे पैटर्न चेंज हुए, काफ़ी सारा ट्रेंड आया, जैसे कि मैं कहूँ कि डस्ट्रॉय पैंट आया, 6 पॉकेट आया, जॉगर पैंट आई है, ठीक है, एंड पेंसिल पैंट भी एक उस टाइम पे आई थी, ठीक है, और बेल बॉटम आई थी। ये काफ़ी सारे कुछ टाइम तक ही चली थी, या ऐसा है कि वो अभी भी चल रही है? डेस्ट्रॉय पैंट जो है अभी कोई डालता है, बहुत कम लोग डालते हैं, मतलब बहुत कम, क्या इक्का दुक्का डालते होंगे, है ना। तो ये ट्रेंड होता है, मतलब पैटर्न हमें फॉलो कर देखना है कि किस तरीके से कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है। ओके, सो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला जो इरा बताया गया, फर्स्ट फेज जो बताया गया है, वो है 1950, 51 और 1980 और 81 के बीच में बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज एनुअल ग्रोथ एंड ऑफ द नेशनल इनकम वाज ओनली अबाउट द 3.4%, वाइल द पर कैपिटा इनकम कैसे हुई थी? 1.2। इसकी बहुत मतलब लिमिटेड था, मतलब कि उस टाइम पे तो मतलब बहुत स्लो क्या हो रही थी, उनकी ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद आया था जब हमने क्या किया था कि 5 ईयर का प्लान सेट किया। सेकंड फेज में क्या किया था हमने, जैसे अभी जो क्या चल रहा है, आप लोगों ने सुना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 2030 तक जो गोल अचीव करने हैं, अगर सुना है तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या करना है कि हमें एक प्रॉपर साल दिए गए हैं कि इतने साल तक हमें क्या करना है, ये टारगेट्स अचीव करने। कुछ टारगेट्स 2047 तक के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी 5 साल के प्लान बनाया था कि 5 साल के अंदर हमें ये चीजें अचीव कर लेनी है, पर ऐसा नहीं हुआ है। क्या रखा गया था इन 5 साल के अंदर? ये रखा गया था कि डबल पर कैपिटा इनकम करनी है, पर वो उस टाइम पे हमें अचीव नहीं हुआ था। कि बोला गया था 1977 में हमें अचीव कर लेना है, बट हमने अचीव कब किया था? 1990 और 91 के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो मतलब एकदम से इतनी चीजें नहीं हुई थी, वो ये थोड़ा सा डाटा है, रो डाटा से, इसको पढ़ लेना है। फिर देन उसके बाद आया है इंप्रूवमेंट वाला, ठीक है, स्टेज आई है 1980, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस आफ्टर द 1980।
क्या चेंजेस आया है? इसमें चेंजेस आया है कि नेशनल इनकम क्या हो रही है, ग्रो हो रही है 5.5% पर ईयर एंड पर कैपिटा इनकम 3.3। पहले कितनी थी, नजर कर पा रहे हो, 1.2 और यहाँ पे 3.3, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। दैट मीन्स 93% उनकी क्या हो रही है, रेजिंग हो रही है पर कैपिटा इनकम की इन जस्ट 20 ईयर्स के अंदर। समझ में आया? जिस वजह से इस फेज को क्या बोला गया है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 3 से लेकर 3.5 तक की यहां पर क्या निकल कर आ रही है, चेंजेस निकल कर आ रही हैं। प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस बात को डिक्लेयर किया था। ओके, यस एवरीवन। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम ट्रेंड पढ़ लेते हैं, ट्रेंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम बाय द इंडस्ट्रियल ओरिजिन। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल ओरिजिन। ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमारे नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा के बारे में, ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं जो इंडस्ट्रियल ओरिजिन के दौरान हमारे यहाँ पर चेंजेस आए थे, मींस कि इनके आने के आगमन के ऊपर। नेशनल इनकम इज नॉट प्रोड्यूस बाय द सिंगल एक्टिविटी। दैट मीन्स मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, केवल मेरे पढ़ाने से तुम लोगों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्या होगा, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जो यूजीसी, अगर आप लोग अपने टीचिंग करियर में जाना चाहते हैं, क्योंकि एमकॉम यही माना जाता है कि एमकॉम कर रहे हैं तो बच्चे टीचिंग करियर में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूलिंग लेवल का है या फिर अपने कॉलेज लेवल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो एज इट इज आता है, क्योंकि मैंने भी 2 से 3 बार क्वालिफाइड किया है। सो यहाँ पर तभी मैं आप लोगों को इंश्योर कर रही हूँ कि प्लीज इन सिलेबस को अच्छे से कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वही बात है कि केवल नेशनल इनकम कुछ सिलेक्टेड एरिया से, सिलेक्टेड सोर्स से नहीं बढ़ती है। यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज के कारण ही हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती है। और उन सेक्टर्स में, इंडस्ट्री सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं? प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है एंड टर्सरी सेक्टर आता है, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो पढ़े क्या कहना चाह रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसके जो मेन बेस प्रोवाइड करती है अदर चीजों को। जैसे कि मैं ये कहूँ कि हमें क्या है, कॉटन मिल है, ठीक है, और कॉटन मिल के थ्रू फिर आ जाते हैं गारमेंट्स की जो मिल आती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है, कपड़ा बनाती है, जो ड्रेसेस बनाती है, वो ड्रेसेस कहाँ से, उनको ड्रेसेस के लिए जो कॉटन है वो कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है, राइट। तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, वो फर्स्ट स्टेज क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद जब वो फाइनल गुड्स बना देती है, और फाइनल गुड्स जैसे कि मैंने बताया ड्रेसेस हो गया, तो वो होती है आपके पास सेकेंडरी सेक्टर होती है, राइट। देन उसके बाद जो जस्ट, ये तो हो गया गुड्स एंड गुड्स के बारे में। अगर कोई सेक्टर सर्विसेज दे रहा है उसे बोला जाता है टर्सरी सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड द फिशरी, ये 3 सेक्टर यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं। इनके कंट्रीब्यूशन बताया गया है कि इन्होंने कैसे नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। वैसे नेशनल इनकम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है दर बदर इन सेक्टर्स का घटता ही जा रहा था। कैसे? 1950 से लेकर 1951 के दशक के दौरान एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया था 50.2%, मींस की 50 दशमलव समथिंग इतना कंट्रीब्यूट करती थी, पर 2001 और 2002 के दौरान ये 21.9 तक हो चुका था। तो ये डिक्लाइन होती जा रही थी। फॉरेस्ट्री की अगर बारे में बात की जाए तो फॉरेस्ट्री भी क्या हो रही थी, 6.7 से 1.1% तक आ चुकी थी, बट जो फिशरी एरिया था वो अभी भी 1% था, पहले भी 1% था। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर के अंदर इतना ज्यादा गिराव आप लोगों को नजर आएगा कि बहुत आप लोगों को चेंजेस नजर आ रहे हैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ से कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन एरिया। दैट मीन्स वो सेक्टर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं जो कि माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने का है, गैस हो गया, वाटर हो गया, सप्लाई हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ये सारे के सारे सेक्टर आप लोगों के सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि भाई कैसे जीडीपी के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये कह रहे हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया। अब मैंने आप लोगों को अंडर डेवलप्ड के अंदर आप लोगों को ये हो रहा होगा कि मैम यहाँ पे कैसे हो सकता है, इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही के बेस पर होते हैं, फिर भी कम होता जा रहा है। रीजन ये है क्योंकि अंडर डेवलप्ड में हमने क्या डिस्कस किया था कि इंडिया की सारी 100 में से 61% पॉपुलेशन कहाँ वर्क कर रही है? एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे स्विचिंग हो रही है बच्चे,
स्विचिंग कहाँ, मतलब कि जो अब पॉपुलेशन क्या हो रही है इन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी अपनी भागीदारी दिखा रही है। इस वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई है 9% से 17%। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों के पास 100 रुपए है, पहले केवल आप बर्गर खाते थे, ठीक है, आप लोगों ने बर्गर 100 रुपए के, मतलब मान लीजिए एक बर्गर ना 50 रुपए का, पहले 2 बर्गर आप लोगों लेते थे। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पिज्जा भी मार्केट में आ रहा है, तो ऑब्वियस है बर्गर को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो पिज्जा खरीद पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हुई है तो किसी दूसरे एरिया में तो बढ़ेगा ना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, ठीक है। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। रजिस्टर्ड होता है जो गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक प्रॉपर वे से प्रॉपर एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाती है, उन्हें बोला जाता है। तो उनकी जो ग्रोथ है 4.4% से लेकर 11.1% तक बढ़ी है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। पर अनरजिस्टर्ड है तो उनके ऊपर रोकथाम लगाई गई और कहीं ना कहीं इनकी रेशियो डिक्रीज होती गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में बात की जाए तो 4.1 से लेकर 5.1, मतलब कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है इसमें। टर्सरी जो सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट्स है, जो कम्युनिकेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, बैंकिंग का है, इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है, ठीक है, आपके जितने भी सोशल जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी बड़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई है, आप लोग परसेंटेज इसकी देख सकते हैं। गॉट इट? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? अच्छा, अर्बन रूरल इनकम ब्रेकअप, दैट मीन्स जो पहले लोग रूरल एरिया के अंदर रहते थे, विलेजेस के अंदर रहते थे, ऑब्वियस है देखो आज के टाइम में भी ना, अगर मैं कहूँ कि जोमेटो, स्विगी एंड अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनकी अभी बहुत कम एक्सेस है रूरल एरिया के अंदर, तो लोगों को बोला गया स्विच किया जाए अर्बन एरिया के अंदर, जिसके थ्रू हम लेबर की जो अप्रोच है, ठीक है, एज वेल एज हमारी जो इनकम है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ ना कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम गांव के एरिया के स्कूल के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जब मैंने अपनी मास्टर्स ही कंप्लीट की थी, ठीक है, तो वहाँ पर जो सैलरी पैकेज था बहुत, मतलब बहुत लो था। फिर हमने हमारे यहाँ पर एरिया के अंदर सीबीएसई स्कूल को मैंने ज्वाइन किया, देन उसके बाद उनकी और सैलरी में जमीन आसमान का फर्क था। फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई किया, तो मतलब आप एरिया टू एरिया डिफरेंशिएट जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज के रिगार्डिंग ले लो या फिर अपनी नौकरी के रिगार्डिंग ले लो, आप कहीं पर भी देख लीजिए, ठीक है। सो स्विचिंग करना यहाँ पे बोला गया था। शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द एनडीपी, अब यहाँ पे बात की जा रही है, देखो इंडस्ट्रियल ओरिजिन का देख लिया हमने बात कि किस तरीके से ये अपने नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब बात कर लेते हैं अब हमारे आपकी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, वो कैसे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड के बारे में पता होना चाहिए, नाम से क्लियर है, चीजें सिस्टमैटिक है। दैट मीन सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं अंडर द रेगुलेशन कर रहे हैं, अंडर द प्रॉपर फॉर्मेट में कर रहे हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस दैट फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड द लॉज, जो गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आया समझ में, दैट मीन्स वो टाइम पे टैक्स पे करते हैं, जॉब के रिगार्डिंग जो सिक्योरिटीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, प्रॉपर होने चाहिए, लेबर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यूनियंस को भी फॉलो कर रहे हैं, जितने पॉइंट के हिसाब से उनको वेजेस मिलना चाहिए वो दे रहे हैं, जितने घंटे उनसे काम करवाने चाहिए, मतलब हर चीज को जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। यस एवरीवन। और अनऑर्गेनाइज दैट मीन्स जो ऑब्वियस है गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनको छोटे लेवल पे होंगे, है ना। तो यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है। 1980 के अंदर ये 30% थे, 2000 के दौरान ये 36.8 हो गया। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए 56 पॉइंट से लेकर 64 हो गए। सर्विस सेक्टर के अंदर देखा जाए 40 से लेकर 47 हो गए। मीन्स की सरकार के द्वारा जो सिस्टमाइज्ड वर्क किया जाना चाहिए वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आप लोगों को चीजें डिक्रीज होती हुई मिलेगी। मीन्स की काम तो हो रहा है चाहे कुछ परसेंटेज से हो, है ना। चलो तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि बात करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मीन्स की लोगों को क्या अवेयरनेस हुई कि भाई सेविंग करनी चाहिए। अगर सेविंग की है तो डेफिनेटली लोगों ने कहीं पे तो रखा होगा पैसा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके दादाजी से पूछा जाए कि दादाजी, जैसे मैं अक्सर मेरे दादाजी और नाना जी से बात करती हूँ जब, तो वो है 1947 की सेंचुरी के टाइम की,
ठीक है, 90s के हैं वो पर्सन, दादी भी मेरी नानी भी वही ऐसे सेंचुरी के हैं। तो उनसे जब बातें पूछते हैं ना, तो वो बहुत मतलब आज का जो चल रहा है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे। चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी भी थी, कुछ रिसोर्सेज की कमी होने के कारण उन्होंने चीज़ों को समझा, चीज़ों के अंदर टाइम के दौरान अपने आप को एडजस्ट करना सीखा। और आज के टाइम में क्या है, अगर नहीं है तो लाओ पैसे दो मम्मी, लेकर आती है, ऐसा कुछ था, है ना। तो उन्होंने, उनको पता है उन्होंने कैसे सर्वाइव किया। तो सभी का अपना अपना टाइम है। अब उनको, मैंने उनसे जब पूछा था कि आप जब आपकी जो सैलरी में से पैसे जब बचते थे तो आप लोग क्या करते थे? वो कहते थे बैंक में जमा करवा देते थे। कहते अच्छा। अब देखो यहाँ पर बैंक में आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे काफी सारे पर्सन्स ने इन पैसों को बैंक में जमा करवा दिया। बैंक ने क्या किया? आपके पैसे को एक्सेप्ट किया है नहीं किया? आपके पैसे को डिपॉजिट किया है नहीं किया? कहते बिल्कुल किया। अच्छा, अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जब जिनको पैसों की जरूरत होगी, वो बैंक से क्या लेते होंगे? लोन लेते होंगे। कहते हाँ जी बिल्कुल लेते होंगे। दैट मीन्स बैंक ने इन पैसों को क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, नहीं कर दिया? क्योंकि जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके विद रिस्पेक्ट इनसे आप कुछ चार्ज करोगे, यस या नो। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रेंड है, कैसे कैसे बढ़ता गया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? एक आपका सेंट्रल रोल है किनका? इकोनॉमी की ग्रोथ का, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अब किसी ने अगर 10,000 रुपए जमा करवाए हैं और आपको अगले साल 11,000 मिल रहे हैं, दैट मीन्स 10,000 के कितने बन गए? 11,000 बन गए। दैट मीन्स 1,000 एक्स्ट्रा आपको लोगों को मिल रहा है। तो ये 1,000 क्या है? कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है ना, बन रहे हैं। हायर सेविंग होगी तो ऑब्वियस हायर इन्वेस्टमेंट होगी। और हायर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जितने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी बड़े बड़ी जो कंपनीज है, उनको पैसे की जरूरत होती है और वो पैसा उन कंपनी के पास जाएगा। अब उन कंपनी के पास पैसा गया तो प्रोडक्शन होगी, यस या नो। अब पैसा ही नहीं होगा तो ना तो प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वालों को काम मिल गया, ठीक है। और उस रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा? एम्प्लॉयमेंट करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। मीन्स कि सब चीज ना बच्चे, एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आप लोग अपने 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 जो भी पर्सन है, अपने अपने फादर का, अपने पापा का ना अपना काम उठा लो। किसी के पापा कुछ कुछ सब कुछ, कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी होंगे, किसी का अपना खुद का बिजनेस होगा, कोई लेबर होगा, कोई मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो खुद ऐसी प्रोफेशनल में है, यस। तो चीजें सर्कुलेट हो रही है, नहीं हो रही है? मतलब आप किसी के यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, आप लोग एम्प्लॉई हो, आपका एम्प्लॉयर आप लोगों को सैलरी देगा, ठीक है। अब सैलरी किसके पॉइंट ऑफ से दे रहा है? आप लोग सामान को क्या कर रहे हो? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और सामान कहाँ से आया होगा? नेक्स्ट पर्सन से आया होगा। तो ये ऐसे सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया। अब जिनके पास सामान ही नहीं होगा, ठीक है, पैसे नहीं होंगे, सामान नहीं होगा, तो क्या करना है भाई एम्प्लॉयमेंट का? कहते हैं हटा दो, एक्स्ट्रा में क्या करके रखना, क्योंकि उनका भी खर्चा होने वाला है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से बोला गया है, इन इंडिया एस्टिमेट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंसी पीरियड हैव बीन प्रिपेयर्ड मेनली, किसके द्वारा इसको एस्टिमेट किया जाता है? आरबीआई और द सीएसओ, दैट मीन्स स्टेट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको एस्टिमेट किया जाता था भाई कितनी हमारे यहाँ पर सेविंग हो रही है, कितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो रही है। गॉट इट? अच्छा, अगर इसके ना 3 कंपोनेंट है। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग को अपने यहाँ पर डिपॉजिट करने का, ठीक है। पहला कहाँ से पैसा आएगा? आप लोगों के हाउस होल्ड सेक्टर से। दूसरा कहाँ से पैसा आएगा? आप लोगों के प्राइवेट सेक्टर से, जिसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर भी कह देते हैं। तीसरा आएगा गवर्नमेंट के सेक्टर से। यहाँ सबसे हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल निकल कर आएगी कि भाई मेरे देश की इतनी डोमेस्टिक कैपिटल है। नेट इन द सेंस जब हमारे सारे खर्चे पुर्चे माइनस कर देते हैं। अच्छा, जब इसमें मैं क्या कर दूंगी? फॉरेन से किसी कोई कंट्री कोई कंपनी ऐसी है जो फॉरेन के साथ डील कर रही है, उसका सामान क्या हो रहा है? फॉरेन में सेल हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो पेमेंट करेंगे। हमारे पास क्या निकल कर आने वाली है? आप अपने पास फॉरेन करेंसी आ रही है, नहीं आ रही है? यस एवरीवन, फॉरेन करेंसी का जब फ्लो होगा और जब मैं इसको अपनी नेट डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल, नजर नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, नेट 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 नेशनल इनकम बन जाएगी। दैट मीन जब मैं अपने डोमेस्टिक लेवल तक हूं तो उसे हम क्या कहेंगे? अब नजर आ रहा है? यस एवरीवन, अब नजर आ रहा है? जब मैं अपने डोमेस्टिक लेवल तक
ही मैं ऐड ऑन कर रही हूँ तो वो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल, और जब मैं उसमें फॉरेन कैपिटल को ऐड कर दूंगी, इसकी फॉरेन से आने वाली इनकम को मैं ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा अपने पास नेट नेशनल कैपिटल। ये सारी की सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। क्लियर है? और इनका ट्रेंड क्या है देख लेना। अब इनको ये तो अब आप पढ़ सकते हो कि जीडीपी में कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा जी, हाउस होल्ड सेक्टर कितना कर रहा है, इसका 80 to 90% होता था मोस्ट ऑफ सेविंग्स के अंदर। प्राइवेट सेक्टर का हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहता था कि आप हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जनरेट किया, सॉरी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हमारी कम कॉन्ट्रीब्यूशन थी। रीजन ये था कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती थी वो, और उनके खुद के खर्चे नहीं पूरे होते थे, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगी, नहीं कर सकती, है ना। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, यस एवरीवन, ये आप लोगों का हो गया है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये परसेंटेज जस्ट ओनली रीड करनी है आप लोगों को, ठीक है। यस, अब आ जाते हैं अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है? बहुत अहम रोल है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, जब अब मैंने आप लोगों को बताया जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जितने भी हैवी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है, जहां पर ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी, जहां पर ज्यादा रिस्क था, जहां पर ज्यादा लंबा टाइम लग रहा था और कम रिटर्न मिल रहे थे, वहां पे प्राइवेट सेक्टर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम तो नहीं करने वाले, तो प्राइवेट ने तो हाथ खड़े कर दिए। तो बची कौन? पब्लिक सेक्टर बची। पब्लिक सेक्टर दैट मींस गवर्नमेंट के अंडर बचा। गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं करे तो हमें तो करना पड़ेगा, देखो हमारी सरकार है, ठीक है, हमें तो अपने देश को बचाना पड़ेगा, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके अंदर इक्वालिटी लाने के लिए, उनकी अच्छे से उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस हो जाए, हमें इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री लिखनी है। बैकग्राउंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस से क्या है कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया लैक द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ये ऐसा कुछ नहीं था। और प्राइवेट सेक्टर विलिंग ही नहीं थी, अनविलिंग थी कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पर रीजन यही है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 में, जहां पर पब्लिक सेक्टर ने इस कमांड को संभाला। और पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? वो सेक्टर जहां पर एंटरप्राइजेज ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर लोकल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, यहां पर इनका मोटिव था सोशल वेलफेयर करना और अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करना था, ग्रोथ नहीं, डेवलप के बारे में बात की जा रही है। तो कौन कौन से काम किए इन्होंने, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला काम आ जाता है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। मींस की जिन भी इंडस्ट्रीज की कमी थी ना, उन सभी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में इनकी बहुत ज्यादा अहम रोल रहा, ठीक है। इन्होंने कैपिटल गुड्स है जो कि स्ट्रेटेजी जो भी थी उन्होंने प्रॉपर लगाई, स्टील, कोल, पावर, पेट्रोलियम, जो चीजें पहले हमारे पास नहीं थी उन सब के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट्स में भी दे रखा है मैंने, तो अपने जिस तरीके से आप लोगों को सुटेबल लगे, जैसे भी मैंने तो आप लोगों को हाईलाइट करके बता दिया कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से करके आए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि रोल इन द एक्सपोर्ट प्रमोशन। रोल इन द एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब पहले समझेंगे, फिर हम रोल का बारे में। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी यहाँ पे कंपनी है XYZ, नजर आ रहा है, XYZ कंपनी है, और यहाँ से यूएसए से मेरे से डीलिंग आई कि, और मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, या फिर मैं कहूँगी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या कर रही है, ये इनका काम होता है जस्ट इन कंप्यूटर्स के जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनको असेंबल करना, और असेंबल करके फिर फाइनली कंप्यूटर बना देना, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पूरा सिस्टम है तो इसके अंदर क्या क्या नहीं होते, SSD कार्ड होती है, मदरबोर्ड होता है, ठीक है, और आपके पास फाइल्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है, रैम, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये कंपनी सब कुछ बना रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सामने वाली कंपनी को, सामने वाली कंट्री को क्या कर रही है, सेल कर रही है, नहीं कर रही है? यस एवरीवन। और ये क्या करेगी, ये हमें पेमेंट करेगी। यस, पेमेंट करने से क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में क्या हो रही है, इनफ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही चैप्टर पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला जाता है जब हम सेल कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो एक्सपोर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उनको
लिए बोला कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, उनके लिए प्रमोट किया गया। ठीक है, contributions of the enterprises, especially the public sector units, is in increasing a country export and earning the foreign exchange। फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हमें भी तो किसी से कभी ना कभी सामान खरीदना पड़ता है, और वो फिर करेंसी हमारे पास होगी तो हम पेमेंट इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज हमें फिर उधार लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, मिनरल और एंड द मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, ये कहीं ना कहीं किन चीजों को प्रमोट कर रही है, अपने अपना जो भी मटेरियल बना रही है उनको प्रमोट कर रही है। ठीक है, और इनमें से कुछ आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे हिंदुस्तान स्टील है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, हिंदुस्तान मशीन टूल है, ये क्या कर रही है, सामान बना रही है और फॉरेन कंट्री को सेल कर रही है, जिसके कारण हमारा सबसे बढ़िया फायदा क्या है, सबसे बढ़िया फायदा है उस कंट्री की करेंसी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिटी है, दैट मीन्स जो कमियां होती हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया को एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब ओवरऑल पूरे साल के अंदर हम कितना किसी देश से मंगवा रहे हैं, कितना किसी देश को भेज रहे हैं, उसका हिसाब किताब करना। ठीक है, रोल ऑफ द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब पता है तुम्हें, जो कि हमने इंडियन उसमें भी पढ़ा था, क्या नाम है इसका, MCQ 2021 में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, एक सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूट का मतलब यही है, मतलब जिस चीज की हम ये कह सकते हैं, जो चीज पहले हम कहीं से मंगवाते थे ना, ठीक है, वो चीज आप लोगों के पास पहले से, वो आप लोगों के पास हो। ठीक है, मैं ये कहूँ कि मेरे को तो चाय पीनी है, ठीक है, पर चाय तो नहीं है, देखा तो कॉफी का पाउच है, तो कॉफी बना के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय और कॉफी में इतना कोई डिफरेंशिएट नहीं है ना। तो सब्सटीट्यूट दैट मीन्स यहां पर बोला गया है कि जो चीज पहले तुम किसी दूसरी कंट्री से मंगवाते थे, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम अपने ही देश में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। रोल यहां पे यही है। Import substitution refer the strategy of producing the goods domestically that were earlier imported from the foreign countries। जब आप फॉरेन कंट्री से जो चीजें पहले मंगवाते थे उनको कह रहे हैं कि आप अपने आप ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी। उसका इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले हैं। अब जब दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं होंगे, ना तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, ना उनके टैक्स पे करने पड़ेंगे। जैसे अब आप लोगों को पता है 2026 के अंदर जो यूएसए के साथ हमारी थोड़ा सा बहस हो चुकी है ना, उन्होंने टैरिफ बहुत ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अपना सामान अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो जनरली है, जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी, बट एम्प्लॉयमेंट मैटर करती है आप कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नॉर्मल लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर रहे हैं, पर होगी जरूर, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी। रेजिंग द इंटरनल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ। आप लोगों के पास मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। जो आपको प्रोडक्शन करने में जो भी चीजें आप लोगों को हेल्प कर रही है वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, राइट। एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रेज द इंटरनल रिसोर्सेज। अपने खुद के अपने रिसोर्सेज को अरेंज करने के बारे में बात की जा रही है, वो आप लोगों को अरेंज करके प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, इन सेक्टर्स को बाय यूजिंग द ओवन फंड, अपने खुद के पैसे को यूज करके वो इन इंटरनल सोर्सेज को प्रोवाइड करवाएगी। जिससे क्या होने वाला है, पहली बात तो अगर आप लोगों ने किसी से सामान पैसे उधार नहीं लिए होंगे तो वो जो बर्डन रहता है ना वो नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी वो भी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा वो भी नहीं होगा, मोस्ट ऑफ चीजें नहीं होने वाली। ठीक है, these resources are used to finance expansion, modernizations and new project without the depending heavy on the government support। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब कि अगर आप लोगों के पास पैसा होगा ना तो आप अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकते हो। दैट मीन्स अपने प्रोडक्शन वाले एरिया को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। ठीक है, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी तो आप उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हो, नए प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो सकते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल एक्सचेंजर्स के बारे में बात की जा रही है। दैट मीन्स पेमेंट वाला सिस्टम है ये, जो जब आप फॉरेन से क्या है कोई सामान मंगवा रहे हो, मंगवाना दैट मीन्स इंपोर्ट कर रहे हो। अब इंपोर्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है, सामान मंगवाया है
तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी और उस कंट्री की आपके पास करेंसी नहीं है ना, नहीं है ना, तो नहीं है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी स्पेसिफिक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा, जो कि अक्सर अपना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेक्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। यस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, public sector enterprises make a significant contribution to the central government revenue by paying the corporate tax, excise duty, custom duty, dividend and other levies। जितने भी पब्लिक सेक्टर हमारे इंडिया के अंदर हैं वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रही है। कैसे भाई, गवर्नमेंट को किस फॉर्म में पैसे दे रही है, वो उनको टैक्स की फॉर्म में पैसे दे रही है, और उनको एक्साइज ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी होगी। जब भी आप क्या कर रहे हो, सामान को बना रहे हो तो ड्यूटी देनी पड़ती है, सामान को फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हो तो ड्यूटी देनी पड़ती है, तो जिसके कारण सरकार का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब सरकार के पास पैसे होंगे तो डेफिनेटली वो चीजों को और अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब ये रेट है ना धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। जो बजट पास होता है ना फर्स्ट ऑफ फरवरी के अंदर, तो वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। जितना पैसा होगा ना सरकार के पास, उसके हिसाब से उनकी परसेंटेज डिसाइड होती है। चेंजिंग द रोल आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट मीन्स जब लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, एलपीजी का कॉन्सेप्ट सुना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके कॉन्सेप्ट आने के बाद इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा चेंज आया। वो चेंज हम आगे जाके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है। अच्छा, ये भी है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रिवेन्यू। अच्छा, ये हो चुका है, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, जॉइंट सेक्टर के बारे में बात की जाए, जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जब 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 अब वही बात आ जाएगी, अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट तरीके से करेंगे। जॉइंट सेक्टर रेफर टू मीन्स द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट आर शेयर्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। इट इज एसेंशियल अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जहां पर दोनों के दोनों सेक्टर अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में है या फिर कोई भी एक्टिविटी के अंदर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, रिकमेंड किया गया था दत्त कमेटी के अंदर 1969 के अंदर, कि भाई ना तो सारी की सारी गवर्नमेंट चीजों को अप्लाई किया जाए, ना ही प्राइवेट के हाथों में सारी चीजें होनी चाहिए, हमें एक मिडल पाथ को अप्लाई करना चाहिए। ओह शिट, समझ में आ रहा है, मिडिल पाथ को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब क्या है, जहां पर मेजोरिटी जो स्टेक होता है गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट क्या होता है जहां पर मेजोरिटी स्टेक आपका प्राइवेट का होता है। अब दोनों को इंक्लूड कर दे तो दोनों के इक्वल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, रोल क्या होने वाला है, रोल इंडस्ट्री में इक्वली है। ठीक है, अच्छा जी, ये जस्ट नॉर्मल डाटा दिया गया है कि भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में, कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट किया गया है, शेयर इन द वैल्यू एडिंग में कितना किया है, एम्प्लॉयमेंट में कितना किया है। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टीम का नंबर और मेल आईडी आप लोगों को नजर आ रही होगी, वैसे भी लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट आप उनको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो जिनके भी चैप्टर्स अभी रहते हैं तो उनको भी मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके सब चीजें हो रही है, पर हाँ ये इंश्योर आपके एग्जाम होने से पहले सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, यह आया समझ में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर इनके मतलब पता होगा तब डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। चलो तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि बात करेगा 14 इकोनॉमिक प्लानिंग। और मैं आप लोगों को इंश्योर कर रही हूँ ये चैप्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बेस है वो यूनिट नंबर 13 का रहने। ठीक है, कोई सजेशन देना चाहते हो तो डेफिनेटली दे सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। ओके, बाय बाय।